Good morning, dear student. Today we will start our new chapter of democratic politics, and that is electoral politics. First, you should know the meaning of electoral politics. ये लेसन का अर्थ आपको समझना चाहिए कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स मीन्स क्या. फर्स्ट, electoral means what? Electoral means relating to elections, and politics means the activities associated with the governance of a country or area. मतलब इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन की ज़रूरत क्या होती है, ये सब बातों का ज्ञान हम इस लेसन में लेने वाले हैं. इस लेसन में हम इलेक्शन के संबंध में जानकारी देखने वाले हैं और इस लेसन में हम और कुछ देखने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस. हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है. Second, we will understand what makes an elections democratic. चुनाव लोकशाही के आधार पर कैसे लड़े जाते हैं. Third, we will understand is it good to have political competitions. मतलब क्या राजनीतिक स्पर्धा होना अच्छी बात है. Fourth, we will understand what is our system of election. हमारी भारतीय चुनाव पद्धति कैसी है. Last, we will understand that is challenges to free and fair elections. मतलब फ्री और फेयर चुनाव की क्या कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट our lesson, we will understand important concept of the chapter. Means when we will understand the lesson line to line, you should understand the new words or new important concept which can give you the multiple choice questions, or we can say that answer in one sentence that you can solve by understanding this important concept. So our first concept, that is elections. As you know, this lesson is related to elections. So what is election that you should understand. Election, a formal and organized choice by vote of a person for a political office or other positions. मीन्स एक ये फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज चॉइस होती है बाय वोट. मतलब लोग जब वोटिंग करके किसी पर्सन को या पॉलिटिकल ऑफिस को चुनते हैं बाय दिस इलेक्शन प्रोसेस. सेकंड वर्ड, लेजिस्लेटिव असेंबली. नाउ लेजिस्लेटिव असेंबली इज द नेम गिवन इन सम कंट्रीज टू आइदर अ लेजिस्लेटर और टू वन ऑफ इट्स ब्रांच. The name is used by a number of countries including members of states of the Commonwealth of Nations and other countries. Now legislative assembly बोले तो विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोले तो विधान परिषद. मीन्स हर राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, जिससे हम एमएलएस को चुनते हैं और वह एमएलए अपने से एक चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट या वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ये वर्ड ये लेसन में हमेशा आया है, तो आपको उसका अर्थ समझना चाहिए. व्हाट इज़ मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी. 1 मार्क के लिए क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी. सो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है. अ ग्रुप ऑफ वोटर्स इन अ स्पेसिफाइड एरिया हु इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी. तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक लोगों का ग्रुप होता है वोटर का, जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं. और आपको पता है मीन्स फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के लिए
जनरली तालुका प्लेस, तहसील प्लेस जो होता है वह लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मींस फॉर लोकसभा के लिए जो एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम चुनते हैं, तो जनरली डिस्ट्रिक्ट प्लेस जो होता है वह लोकसभा का मीन्स वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। नेक्स्ट वर्ड, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। क्वेश्चन कैन कम, व्हाट इज मीन बाय एमएलए? तो एमएलए का लॉन्ग फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा। हर राज्य में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसको विधानसभा बोलते हैं, और उसका हेड जो होता है वह चीफ मिनिस्टर होता है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए और अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटर एमएल is a representative elected by the voters of a constituency to the legislature or legislative assembly of a sub-national jurisdictions। तो मेंबर जो एमएलए होता है इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द वोटर्स। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी होता है पर्टिकुलर, उस एरिया के लोग जो एमएलएस को इलेक्ट करते हैं उनको एमएलए बोलते हैं, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट वर्ड, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब कॉन्स्टिट्यूंसी आपको पता है एरिया ऑफ वोटर्स होता है जो पर्टिकुलर एमएलए को अपने एरिया में इलेक्ट करते हैं। अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब एक राखीव एरिया होता है जहाँ से पर्टिकुलर ही कैंडिडेट कुछ जाति के ही इलेक्शन में खड़े रहते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज? In both parliamentary and state assembly elections, candidates of general category are not eligible to contest from these constituencies। मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के लिए जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कोई कोई कॉन्स्टिट्यूंस ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर कास्ट के लिए रिजर्व रहते हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हैं। All voters are to vote for one of the candidate from scheduled caste or scheduled tribes voters list। मतलब उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी वोटर होते हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पर्सन को ही इलेक्शन में वोटिंग करेंगे। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ दैट, आपको पता है एससी और एसटी जो जाति है फ्रॉम एशियन टाइम्स बहुत ही पिछड़ी जाति है, इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनका एक उद्देश्य था कि जो भी पिछड़ी जातियां हैं उनके मेंबर को भी पॉलिटिक्स में एक स्थान मिले और उनको वो आ सके, इसके लिए एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया है। अगर ये नहीं होता तो ओपन कैटेगरी के लोग ही इलेक्शन में खड़े हो सकते थे और वो जीत सकते थे और इनको चांस ही नहीं मिल सकता। दैट्स वाई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन का उपयोग होता है और वो किया गया है। नेक्स्ट वर्ड, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब ये क्या है? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इज़ एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो भारत निर्वाचन आयोग होता है उसकी तरफ से एक आइडेंटिटी कार्ड होता है विच प्राइमरीली सर्व्स एज एन आइडेंटिटी प्रूफ for Indian citizens while casting votes in the country's municipal, state and national elections। तो ये जो इलेक्शंस फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, जब भी आप ग्राम पंचायत का ले लो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ले लो, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन ले लो या फिर लोकसभा का इलेक्शन ले लो, इस सब इलेक्शन में जब पर्सन वोटिंग करने को जाता है दैट टाइम ये कार्ड हमने उस जगह पर दिखाना होता है जिसके ज़रिए वी आर लाइबल फॉर वोटिंग इन द इलेक्शंस। जिस प्रकार से कॉलेज में स्टूडेंट्स को आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, स्कूल में आपको आइडेंटिटी कार्ड होता है ताकि ये आपकी पहचान हो सके कि यू आर फ्रॉम दिस कॉलेज। तो इस प्रकार से ये इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड ये वोटर का आइडेंटिटी होता है। नेक्स्ट, नॉमिनेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय नॉमिनेशन? Nomination is part of the process of selecting a candidate for either elections to an office or the bestowing of an honor or award. A collection of nominees narrowed from the full list of candidate is a short list।
तो नॉमिनेशंस क्या होता है, व्हेन एवर फॉर द इलेक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और फॉर लोकसभा और राज्यसभा, जब कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं या कोई पार्टी अपने कैंडिडेट का नाम देती है तो दैट इज़ नोन एज नॉमिनेशन। नेक्स्ट वर्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, द पर्पस ऑफ द डिपॉजिट इज टू रिड्यूस द प्रिवलेंस ऑफ नॉन सीरियस और फ्रिंज कैंडिडेट और पार्टीज विथ नो रियलिस्टिक चेंज ऑफ winning a seat. तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, वेन एवर अ कैंडिडेट इज स्टैंडिंग इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस और फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, तो एक अमाउंट इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्म भरते समय जमा करना पड़ता है। तो उसका उद्देश्य ये होता है कि अगर कोई पार्टी ज़्यादा फेमस नहीं है और हमेशा इलेक्शन में खड़ी होती है, तो एक अगर उसको पर्टिकुलर सीट वोट नहीं मिलते हैं तो वो अमाउंट इलेक्शन कमीशन अपने पास रख लेता है, वापस वो कैंडिडेट को नहीं मिलता है। अ डिफीटेड कैंडिडेट हु फेल्स टू सिक्योर मोर देन 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स, 1/6 ऑफ वैलिड वोट जब उसको नहीं मिलते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूंसी विल लूज हिज सिक्योरिटी डिपॉजिट, तब उसको अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट वह लूज़ होता है और वह इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है। Next point we will understand, that is election campaign. As you know, this lesson is related to the election. So in this lesson we will understand what is election, what is election campaign, what is voter list, what is polling booth, that all concept we will understand throughout the lesson. तो एक नया वर्ड आया है, एक नई कंसेप्ट है, इलेक्शन कैंपेन। अब इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, इलेक्शन कैंपेन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट which seeks to influence the decision making process within a specific group. Means election campaign is an organized effort which seeks to influence the decision making process within a specific group. In democracies, political campaigns often refer to electoral campaign by which representatives are chosen or referendums are decided. तो जब भी इलेक्शंस होते हैं, वेदर इट विल फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली और फॉर पार्लियामेंट्री, तो अब क्या होते हैं, पार्टीज अपने कैंडिडेट का कैंपेन करते हैं। मतलब व्हाई दिस पार्टीज कैंडिडेट इज बेस्ट फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, इफ़ ही इज़ सिलेक्टेड व्हाट टाइप ऑफ वर्क ही विल डू, मतलब अपना एडवर्टाइज, अपना प्रचार करते हैं। तो पार्टी भी हेल्प करती है उस कैंडिडेट को और वह कैंडिडेट भी अपनी तरफ से इलेक्शन कैंपेन में अपने बारे में बताता है कि वह अगर जीतता है तो वो क्या क्या काम करेगा। नेक्स्ट वर्ड है कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स आउटलाइनिंग द सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज of or proper practices for an individual, party or organization. Related concepts include ethical, honor, moral codes and religious laws. तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, जिसको हम आचार संहिता बोलते हैं। व्हेन द इलेक्शंस आर डिक्लेयर्ड, तो उससे कुछ दिनों पहले एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिससे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ गाइडलाइन होती है जिसके ज़रिए जैसे कि इन कोड ऑफ कंडक्ट एज इलेक्शन कैंपेन कैंडिडेट कांट यूज़ द रिलीजियस प्लेस, वेदर द टेम्पल और गुरुद्वारा और दैट दे कांट यूज़। मीन्स किसी जाति के आधार पर किसी को भाषण वो स्पीच नहीं दे सकते हैं, या फिर इलेक्शन के डिक्लेयर होने के बाद वो कुछ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रोग्राम्स वो नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड रिगिंग, द एक्ट और डिसऑनेस्टली organizing or arranging the result of an elections or competitions before it happens. It is done to achieve a particular outcome. तो रिजल्ट गलत तरीके से, मीन्स व्हाट इज रिगनिंग, द एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी ऑर्गेनाइजिंग और अरेंजिंग द रिजल्ट, मतलब इलेक्शन का रिजल्ट अपने हिसाब से लगाना
एन इलेक्शन और कॉम्पिटिशन्स बिफोर इट हैपन्स, वो आने से पहले ही कुछ गलत करके, इट इज़ डन टू अचीव अ पर्टिकुलर आउटकम, मतलब गलत तरीके से रिजल्ट अपनी तरफ से लाना। नेक्स्ट वर्ड इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन क्या होता है? इलेक्शन कमीशन इज़ अ बॉडी चार्ज फॉर ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ इलेक्शन प्रोसीजर्स, मतलब साल भर या आफ्टर एवरी 5 years यू विल बी ऑब्जर्विंग इन आवर कंट्री ग्राम पंचायत के इलेक्शन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, पंचायत समिति के, ज़िला परिषद के, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा। तो दिस इलेक्शंस आर डन, द पीरियड इज़ आफ्टर 5 years। तो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में इसका डेट्स अलग अलग होता है, ईयर अलग अलग होता है। तो सभी जानकारी सभी डिस्ट्रिक्ट की, सभी स्टेट की, होल कंट्री का, इंडिया का, ये इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन अपने पास रखता है। द एग्जैक्ट नेम यूज्ड वेराइज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इंक्लूडिंग सच टर्म्स एज इलेक्टोरल कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल ब्रांच और इलेक्टोरल कोड। तो इसके अलग अलग नाम है कंट्री वाइज, कोई इसको इलेक्टोरल कमीशन बोलता है, कोई सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बोलता है, कोई इलेक्टोरल ब्रांच और इलेक्टोरल कोड बोलता है। तो जनरली टू डिक्लेयर द डेट्स ऑफ द इलेक्शन वेदर फॉर द ग्राम पंचायत, जिला परिषद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा और राज्यसभा। तो इलेक्शन कंडक्ट करना, बाद में वो डेट को डिक्लेयर करना और इलेक्शन का रिजल्ट देना, ये सभी काम इलेक्शन कमीशन के होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लेसन। अब हम हमारा लेसन शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे ओवरव्यू। नाउ व्हाट इज़ ओवरव्यू? ओवरव्यू में हम ये देखेंगे कि व्हाट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस लेसन। ये लेसन में हम क्या देखने वाले हैं। In chapter 2, we have seen that in a democracy, it is neither possible nor necessary for people to govern directly। मतलब दूसरा जो लेसन था हमारा, दैट इज़ क्या नाम था दूसरे लेसन का? व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। उसमें हमने देखा है कि डायरेक्ट लोग डेमोक्रेसी में शामिल नहीं हो सकते हैं। The most common form of democracy in our times is for the people to govern through their representative। मतलब सभी लोग डेमोक्रेसी चला नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं? थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव। हमारे रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए हम इलेक्शन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और उनको भेजते हैं, और उनके ज़रिए हम क्या करते हैं? सरकार को चलाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। तो ये चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारा गुजरात स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, तो जो भी वहाँ के एमएलएज होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो वहाँ के एमएलएज को वहाँ के लोग कैसे इलेक्ट करते हैं, या जब हम लोकसभा में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजते हैं तो वो कैसे इलेक्ट करते हैं? तो थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव। वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाई इलेक्शंस आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन डेमोक्रेसी। तो इलेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है वह भी हम ए लेसन में देखने वाले हैं। We try to understand how electoral competitions among parties serves the people। अलग अलग पार्टियों में जो भी इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स होता है, मतलब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो या मायावती जी का पार्टी हो, तो ये जो अलग अलग लीडर के पार्टियाँ होती है, वह मतलब इलेक्टोरल कंपटीशन, मतलब अपनी पार्टी कैसी बेस्ट है और दूसरी पार्टी कैसी ख़राब है, ये जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है वो कैसे देश के लिए अच्छा है, वो भी हम देखने वाले हैं। वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो हम इलेक्शन को कैसे डेमोक्रेटिक बना सकते हैं, मतलब जिसमें किसी की हानि ना हो, किसी का झगड़ा ना हो और डेमोक्रेटिक वे के साथ ये कंपटीशन चले, वो भी हम देखने वाले हैं। द बेसिक आइडिया हियर इज़ टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस
फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो बेसिक आइडिया हमारी यही रहेगी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन कंपेयर टू द नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, क्योंकि इंडिया जो है वो मॉरल वैल्यूज़ को ज़्यादा वैल्यू देता है, झगड़ों को वैल्यू नहीं देता है। तो इलेक्शन में एक हेल्दी कंपटीशन कैसे हो और डेमोक्रेसी के साथ सरकार कैसी चले, वह हमारा मेन उद्देश्य होता है। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू assess elections in India in the light of the yardstick. We take a look at each stage of elections from the drawing of boundaries of different constituencies to the declarations of the result. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं बाय द इलेक्शन कमीशन और जो रिजल्ट आते हैं, वेदर फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर लोकसभा का इलेक्शंस हो, तो हाउ दिस प्रोसेस इज़ डन बाय द इलेक्शन कमीशन, मतलब डेट ऑफ इलेक्शन हो या फिर रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस हो, तो ये सभी कार्य इलेक्शन कमीशन कैसे करता है वो भी हम ये लेसन में देखने वाले हैं। एट ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन। इलेक्शन में क्या होना चाहिए और इलेक्शन में क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं। टूवर्ड्स द एंड of the chapter we turn to an assessment of whether elections in India are free and fair। बाद में हम डिसाइड करेंगे कि क्या इलेक्शन जो इंडिया में होते हैं वो फ्री और फेयर है या नहीं है। Here we also examine the role of the election commission in ensuring free and fair election। बाद में हम इलेक्शन कमीशन का वर्क भी देखने वाले हैं कि जो इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो उनमें उनका क्या सहयोग होता है, इलेक्शन कमीशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है। नाउ वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ द लेसन, दैट इज़ व्हाई इलेक्शंस। मतलब इलेक्शन क्यों, चुनाव क्यों होते हैं या होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, यू शुड अंडरस्टैंड द लेसन प्रॉपरली, क्योंकि फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन कैन कम इन एग्जामिनेशन, व्हाई इलेक्शंस आर नीडेड इन इंडिया और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन। तो ये टॉपिक देखने के पहले एक न्यूज़ रिपोर्ट हम देखने वाले हैं जो एक पेपर में आया हुआ है, असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा। तो हरियाणा में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसके बारे में कुछ एक जानकारी पेपर कटिंग यहाँ दिया हुआ है। तो द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट, मध्यरात्रि का एक समय है। An expectant crowd sitting for the past 5 hours in a chowk of the town is waiting for its leader to come। तो मिडनाइट का समय है, एक चौक में वहाँ के लोग, वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है और लोग अपने लीडर का वेटिंग कर रहे हैं। अब वेटिंग काहे के लिए करते हैं आपको पता है, जब भी इलेक्शन कैंपेन होता है, इलेक्शंस होते हैं, तो बड़े बड़े लीडर का सभा होता है, वो भाषण देते हैं एंड हाउ दे आर बेस्ट, हाउ देयर पार्टीज आर बेस्ट एंड इफ़ दे आर इलेक्टेड थ्रू द पीपल इन इलेक्शन, तो वो क्या करेंगे, कौन सी पॉलिसीज़ अपनाएंगे और देश को, राज्य को आगे कैसे लेके जाएंगे, ऐसे भाषण वो देते हैं जिसको सुनने के लिए लोग तैयार होते हैं। The organizers assure and reassure the crowd that he would be here any moment। जो ऑर्गेनाइज़र था वो भीड़ को बता रहा था कि प्लीज़ वेट, धीरज रखो, हमारे लीडर कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ लीडर आने वाले थे जो भाषण देने वाले थे। द क्राउड स्टैंड्स अप whenever a passing vehicle comes that way। सभी भीड़ खड़ी हो गई जब वहाँ व्हीकल आए और उसमें से लीडर आ गए। इट अराउजेस होप्स दैट ही हैज़ कम। सबको अब आशा हो गई कि चलो लीडर आ गए। द लीडर इज़ मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, हु वॉज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। तो लीडर का नाम क्या था, मिस्टर देवीलाल। क्वेश्चन कैन कम, who was the leader of Haryana Sangharsh Samiti? तो what will be the answer? Mr. Devilal was the chief of the Haryana Sangharsh Samiti। अभी जो देवीलाल थे वो भाषण देने वाले थे लोगों को, बिकॉज इलेक्शन कैंपेन चल रहा था
The 76 years old leader is a very busy man these days. तो जो देवीलाल थे वो उनका एज कितना था, 76 ईयर ओल्ड, 76 ईयर के वो थे, और इन दिनों वो बहुत ही बिजी होते हैं। और आप भी देखते हैं 2 इयर्स बिफोर जब हमारे इंडिया में इलेक्शंस हुए, गुजरात में भी जब इलेक्शंस हुए, तो यू ऑब्जर्व हाउ द ग्रेट लीडर, बड़े बड़े लीडर जो भी थे अलग अलग पार्टियों के, वेदर बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अलग अलग पार्टियां हो, वो लीडर कैसे सभाएं देते हैं। और बड़े बड़े लीडर जो होते हैं बाय द हेलीकॉप्टर, बाय द एरोप्लेन्स, मतलब दिन में वो 10-10, 8-8 सभाएं लेते हैं। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। His day starts at 8 a.m. and ends after 11 p.m. मतलब मिस्टर देवीलाल का इन दिनों में सुबह उनका 8 बजे दिन चालू होता था भाषण देना, तो रात के 11 बजे तक चलता था। इलेक्शन कैंपेन में ऐसा ही होता है। He had already addressed 9 election meetings since morning. तो जब देवीलाल यहाँ आए थे भीड़ के सामने, तो ही हैड ऑलरेडी एड्रेस 9 इलेक्शंस मीटिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से लेकर उन्होंने 9 सभाओं को संबोधित किया था। आपने भी देखा होगा डियर स्टूडेंट, फॉर लोकसभा इलेक्शन, पिछले लोकसभा इलेक्शन में जब इंडिया में बीजेपी की तरफ से कैंपेन हो रहा था, तो यू मे बी ऑब्जर्व द करंट प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी है, जब व्हेन ही वाज हैविंग द इलेक्शन कैंपेन, तो आपने उनका आवाज़ ऑब्ज़र्व किया होगा। मतलब आवाज़ जो था उनका बैठा हुआ था, मीन्स कंटिन्यूसली एवरी डे ही वाज हैविंग मोर देन 10 और 12 मीटिंग्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो ऐसे जो भी बड़े लीडर होते हैं उनके इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन के समय में ज़्यादा सभाएं होते हैं, बिकॉज दे आर नेशनल लीडर। तो लोगों को ऐसे बड़े लीडर, फिर बड़े कोई भी पार्टी के नेता क्यों ना हो, उनको सुनना लोगों को अच्छा लगता है। He had already addressed 9 elections meetings since morning, been constantly addressing public meeting for past 23 months and preparing for this election. तो पिछले 23 मंथ से ये जो मिस्टर देवीलाल थे वह इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, सभाओं को संबोधित कर रहे थे, क्योंकि अभी क्या होने वाले थे, इलेक्शंस होने वाले थे। This newspaper reports is about the state assembly election in हरियाणा in 1987। तो 1987 में हरियाणा में जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था, उस समय का यह पेपर कटिंग्स है, यह रिपोर्ट है कि मिस्टर देवीलाल ने किस प्रकार से कैंपेन किया था। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। अब 1982 में कांग्रेस पार्टी का सरकार हरियाणा में चल रहा था। अब 1987 में नए इलेक्शंस होने वाले थे, जिसमें चौधरी देवीलाल जो थे वह कैंपेन कर रहे थे। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट कॉल्ड नया यूथ, जिसको बोलते हैं स्ट्रगल फॉर जस्टिस। तो 1982 से लेकर तो 1987 तक कांग्रेस का राज चल रहा था, सरकार चल रहा था। अब 1987 में नए इलेक्शन होने वाले थे, तब एक मूवमेंट चलाया था मिस्टर देवीलाल ने, जिसका नाम था नया यूथ, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी लोकदल, जिन्होंने एक नई पार्टी बना दी। क्या था उस पार्टी का नाम? लोकदल। क्वेश्चन कैन कम इन एग्जामिनेशन, व्हाट वाज द पार्टी नेम ऑफ मिस्टर देवीलाल? क्या नाम था? लोकदल। हिज पार्टी ज्वाइन अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। तो मिस्टर देवीलाल की पार्टी ने अलग अलग पार्टियों से अपना एक लाइन बनाया था, एक फ्रंट बनाया था। सभी पार्टियां मिलकर अब कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी ओन द इलेक्शन, उस समय मिस्टर देवीलाल ने बताया था अगर पार्टी उस इलेक्शन में उसकी पार्टी जीतती है, गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। अगर 1987 के इलेक्शन में मिस्टर देवीलाल की पार्टी जीतती है, तो वो क्या करेंगे?
फार्मर्स के और स्मॉल बिजनेसमैन के वो सभी लोन को माफ़ करेंगे। He promised that this would be the first action of his government। तो पहला उनके गवर्नमेंट का एक कार्य होगा कि फार्मर और स्मॉल बिजनेसमैन का लोन को माफ़ करना। आपको पता है इन एवरी इलेक्शन वेदर फॉर गुजरात, महाराष्ट्र और डिफरेंट स्टेट और फॉर होल कंट्री फॉर लोकसभा, जो भी पार्टियां होती है वो बड़े बड़े चॉकलेट्स मीन्स बड़े बड़े बातें करते हैं कि हम अगर इलेक्ट हुई तो ये करेंगे, हम इलेक्ट हुए तो वो करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी सी व्हाट हैपन्स, सम आर डूइंग रियली गुड वर्क बट सम आर ओनली टॉकिंग फॉल्स। द पीपल वेर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। हरियाणा के लोग जब कांग्रेस का वहाँ राज चल रहा था, कांग्रेस पार्टी का, तो वहाँ के करंट गवर्नमेंट से नाराज चल रहे थे। दे वेर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस। तो लोग अट्रैक्ट होने लगे कि अगर भाई मिस्टर देवीलाल अगर इलेक्शन में जीतते हैं तो वो स्मॉल बिजनेसमैन का और फार्मर्स का लोन माफ़ करेंगे, तो अच्छा है कि हम इनको ही इलेक्ट करें। सो व्हेन इलेक्शंस वेर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स अलाइज। तो खुश होके लोगों ने जब इलेक्शन हुआ था तो लोकदल के लोगों को, मेंबर को, रिप्रेजेंटेटिव को वोटिंग किया था। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स ओन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। 90 में से 76 सीट को लोकदल और उसकी पार्टी अलग अलग पार्टियों ने जीता था। लोकदल अलोन ओन 60 सीट्स एंड thus had a clear majority in the assembly। अकेले लोकदल को 60 सीट मिली थी और उसके दोस्त को मिलाकर 76 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 90। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। मीन्स नाउ हुज गवर्नमेंट विल बी देयर? करेक्ट, now there will be the government of Lokdal, and who will be the leader, who will be the chief minister? Definitely Mr. Devilal। Once the elections results were announced, the sitting chief minister resigned। आपको पता ही है जब इलेक्शंस होता है और नई पार्टी जीत कर आती है, जो करंट पहली पार्टी होती है उसको क्या करना पड़ता है? अपने पद से रिज़ाइन देना पड़ता है और नई पार्टी का सरकार बनता है। The newly elected members of Legislative Assembly, MLAs of Lokdal, chose Devilal as their leader। मतलब आपको पता है इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा वहाँ के लोगों ने वहाँ के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के MLAs को इलेक्ट किया और वो सभी 76 MLA ने अपना लीडर किसको चुना? मिस्टर देवीलाल को। मतलब MLA जो होते हैं वो अपना लीडर चुनते हैं और वो चीफ मिनिस्टर उसको बनाते हैं। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर बोले तो राज्यपाल जो होते हैं उन्होंने देवीलाल को इन्वाइट किया और उनको मिनिस्टर बनाया। 3 days after the election result were declared, he became the chief minister। बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद मिस्टर देवीलाल became the chief minister of Haryana states। As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। जैसे ही उनका सरकार बनाया तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि सभी स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर, खेती में काम करने वाले जो भी लेबर होते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन, इनका सभी का लोन उन्होंने माफ़ कर दिया। आपको पता है उन्होंने इलेक्शन के पहले ही बोला था कि एज हिज पार्टी विल विन द इलेक्शन ही विल वेव द लोन ऑफ फार्मर्स एंड बिजनेसमैन। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years। तो 4 साल तक उसके पार्टी ने, लोकदल ने सरकार चलाया हरियाणा में। द नेक्स्ट इलेक्शंस वेर हेल्ड इन 1991। अगला इलेक्शंस 1991 में हुआ, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। लेकिन 1991 में जब इलेक्शन हुआ तब उसके पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला।
द कांग्रेस ओन द इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तब फिर से हरियाणा में कौन सरकार में आया? कांग्रेस। तो आपको पता ही है अलग अलग स्टेट में अलग अलग, जहाँ कांग्रेस होता है 5 साल तक तो अगले साल बीजेपी आ जाता है, जहाँ कोई स्टेट में बीजेपी है 5 साल तक तो अगले 5 साल के बाद कांग्रेस आ जाता है। तो एज द वर्क ऑफ द पार्टी और एज द वर्क ऑफ दैट पार्टीज चीफ मिनिस्टर, लोग जो होते हैं वो अलग अलग पार्टी के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट? द इम्पोर्टेंट इज़ दैट टू हैव अ प्रॉपर work. Now next topic of this lesson we are going to understand, and that is why do we need elections। मतलब हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। इन दिस पैराग्राफ वी विल अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन। डियर स्टूडेंट, इन एग्जामिनेशन एक 3 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ election। तो if you will read this paragraph, if you will understand this paragraph, you will be able to give the answer of this question। Why do we need elections? Elections take place regularly in any democracy। जहाँ भी डेमोक्रेसी होती है वहाँ हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते ही है। वी नोटेड इन चैप्टर 1 दैट देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। पूरे वर्ल्ड में 100 से ज़्यादा ऐसे कंट्री होंगे जहाँ पर डेमोक्रेसी है और वहाँ रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। वी ऑल्सो read that elections are held in many countries that are not democratic। ऐसे भी कंट्रीज हमने देखे हैं जहाँ जो डेमोक्रेटिक नहीं है फिर भी वहाँ इलेक्शंस होते ही है। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन? फिर सवाल है कि इलेक्शंस होते क्यों है, मीन्स हमारा उसमें क्या फ़ायदा होता है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। थोड़ा इमेजिन करके देखिए, अगर डेमोक्रेसी में इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा। अ रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस इफ़ ऑल द पीपल कैन सीट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस। अगर सभी लोग एक साथ आए और लोकसभा में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में बैठे और निर्णय लेने लगे तो इट विल नॉट पॉसिबल, बिकॉज एवरीवन इज़ हैविंग हिज ओन बिजनेस। कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई फार्मर्स होता है, कोई इंजीनियर होता है, तो वी हैव आवर अर्निंग्स अल्सो। इसीलिए बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 2 दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। लेकिन जहाँ लोक संख्या ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वह पार्लियामेंट में बैठे या वह लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे और वहाँ वह सरकार चलाए, क्योंकि हमको हमारे काम भी होते हैं। नॉर इज़ इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स। Therefore, in most democracies, people rule through their representatives। मतलब लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वह रोज़ लेजिस्लेटिव असेंबली में जाए या लोकसभा में जाए और वहाँ निर्णय ले सके, क्योंकि एवरीवन इज़ हैविंग हिज ओन बिजनेस। सो हम क्या करते हैं, थ्रू आर रिप्रेजेंटेटिव दैट इज़ एमएलए और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब लोकसभा के लिए हम हमारा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए विधानसभा के लिए हम हमारा एमएलए दैट इज़ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं और उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए हम सरकार को चलाते हैं। Is there a democratic way of selecting representatives without elections? क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करें विदाउट इलेक्शन के बिना? लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। हम ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को उसके एज, उम्र और उसके अनुभव, एक्सपीरियंस के ज़रिए सिलेक्ट करते हैं।
or a place where they are chosen on the basis of educations और knowledge, या किसी को एजुकेशन कितना है उस कैंडिडेट का या नॉलेज उसको कितना है उसके आधार पर सिलेक्ट करेंगे. देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल. लेकिन ये पहचानना डिफिकल्ट होगा कि ज़्यादा नॉलेज कौन से कैंडिडेट को है, ज़्यादा कौन सा एजुकेटेड है. बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफ़िकल्टीज क्लियरली. सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस. तो लोग ये प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं थ्रू इलेक्टिंग देयर कैंडिडेट. बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी. फिर क्या ऐसी जगह को हम डेमोक्रेसी बोलेंगे जहाँ पर लोगों को एज के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर चुना जाएगा एज अ रिप्रेजेंटेटिव. हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट. हमको कैसे समझेंगे कि लोगों को उनके रिप्रेजेंटेटिव अच्छे लग रहे या नहीं. हाउ डू वी एंश्योर दैट these representatives rule as per the wishes of the people. हमको ये बात कैसे समझेंगे कि लोगों के विशेष के अनुसार ये रिप्रेजेंटेटिव कार्य कर रहे हैं. हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. अगर लोगों को उनके कैंडिडेट अच्छे नहीं लगते हैं, क्या वो फिर भी अपने पावर पर रहेंगे. दिस रिक्वायर्स a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. इसीलिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके ज़रिए लोग अपने कैंडिडेट को एक पर्टिकुलर समय के बाद बदल सके. जैसे हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में है कि आफ्टर एवरी 5 years the candidate have to resign from his post and new party should stand in elections and elect their candidate by the people. This mechanism is called election. और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्शंस बोलते हैं. मतलब अगर इलेक्शन नहीं होता तो जो भी कैंडिडेट इलेक्ट होते वह सालों साल वही राज करते हम पर. अगर हमको वो पसंद नहीं आते उनके काम करने का तरीका तो भी हमको उनको मानना पड़ता. इसीलिए किसी का एक मोनोपोली न बने, एक इम्प्रॉपर कैंडिडेट हमेशा न रहे. अगर वो अच्छा है तो वो फिर से इलेक्ट होगा बाय द पीपल. अगर वो अच्छा है तो पीपल उसको फिर से इलेक्ट करेंगे. अगर बुरा है तो पीपल उसको फिर से इलेक्ट नहीं करेंगे. इसलिए एक पर्टिकुलर मैकेनिज़्म बनाया गया है जिसको हम इलेक्शंस प्रोसेस बोलते हैं, इलेक्शंस बोलते हैं. देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसिडर्ड इसेंशियल इन और टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इसलिए जहाँ भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है वहाँ इलेक्शंस का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इलेक्शंस के बिना वी कांट से दैट डेमोक्रेसी इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी. इन एन इलेक्शंस द वोटर्स में मेनी चॉइसेस. इलेक्शंस में जो वोटर्स होते हैं उनको अलग अलग चॉइसेस होते हैं. पहला, दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम. जो लोगों के लिए लॉज बनाएगा उनको लोग चुनते हैं. सेकेंड, दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस. जो उनके लिए गवर्नमेंट बनाएगा और मेजर डिसीजन लेगा उसके लिए लोग सरकार बनाएंगे, चुनेंगे उसको. थर्ड, they can choose the party whose policies will guide the government and law making. लोग ऐसे पार्टी को चुनेंगे जो पार्टी अपने मेंबर को एक पर्टिकुलर पॉलिसीज़ बनाएंगी, अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगी जिसके ज़रिए एक अच्छी सरकार चलेगी.